नाज़रीन आदाब। मुनसिफ टीवी के प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं मर्ज़ मिर्गी के इलाज के माहिर डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज़ साहब, जो कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं। और हम आपका तारुफ़ करा दें कि आपने MBBS करने के बाद UK से MS किया है और मिर्गी के इलाज में महारत हासिल की है। UCLA अमेरिका के रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको बरतानिया का बावक़ार बैटमैन अवार्ड भी हासिल हुआ है। आपने कई बच्चों और बड़ों का कामयाब इलाज किया है और बैरूनी ममालिक से भी बेशुमार मरीज़ आपसे रुजू होते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में मिर्गी के मरीज़ों की तादाद 50 लाख, जबकि हमारे मुल्क में भी ऐसे मरीज़ों की कसीर तादाद है। लेकिन आगाही और इलाज न होने की वजह से ये मरीज़ दिन ब दिन दिमाग और ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चों और नौजवानों की भी तादाद ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 50 लाख अफराद मिर्गी का शिकार हैं। मुल्क में मिर्गी से मुतासर अफराद की तादाद यही देही इलाक़ों में सबसे ज़्यादा है। दिमाग के इलाज और मुआलजे के माहिरीन का कहना है कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीज़ों को मज़ारों पर ले जाने और तावीज़ गंडों के बजाय अगर उनका मुकम्मल दुरुस्त इलाज कराया जाए तो मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाता है। इस उम्मीद के बाद हम अब डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है और बुनियादी तौर पर इसकी क्या वजूहत हैं। डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज़ साहब, एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। अभी मुख्तसर से मैंने तमहीद में आपका क्वालिफ़िकेशन का और आपकी खिदमात का जिक्र किया है। बुनियादी तौर पर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मर्ज़ है मिर्गी, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है। देखिए, ये ब्रेन में जिसको हम बोलेंगे कि दिमाग या आप बोलेंगे भेजा, उसमें होते हैं सेल्स, जिसको हम अपनी ज़बान में न्यूरॉन्स कहते हैं जी। ये बेशुमार होते हैं। समझिए कि जितनी जमीयत हिंदुस्तान में है उससे 100 गुना बढ़ के जी। और उनका एक अपना करंट होता है, एक पोटेंशियल होता है, वो उस पर चलते हैं। जब ये करंट इनका न्यूरॉन्स का एक दफ़े बढ़ जाता है हद से ज़्यादा, तब फिर आदमी बेहोश होकर फिट्स आ जाते हैं जी उसको, और जब करंट वापस आ जाएगा तो उसको होश आ जाएगा। जी। बुनियादी तौर पर ये मतलब किस उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है? आम तौर पर ये कहा जाता है कि बचपन से ही बीमारी ये शुरू होती है, तो ये कहाँ तक ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बच्चों के अलग किस्में होती हैं, बड़ों के किस्में अलग है और जवान लोगों के किस्में अलग हैं। ये एक रोज़ से लेके 85-90 साल आप बोलेंगे, कोई उसका कोई हद और हुदूद नहीं है। बच्चों में ज़्यादा होती है। वैसे स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो बच्चों में ज़्यादा है, मगर सभी उम्रों में ये होती है। जी। ऐसा ये कहा जाता है कि आमतौर के जब बचपन में समझिए कि इस तरह का मर्ज़ अगर एक मरतबा लाहक हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है, और अगर कितना भी इलाज किया जाए लेकिन बावजूद इसके हर कुछ अरसे के बाद मिर्गी के दौरे पड़ने का समझिए कि ख़तरा लाहक होता है। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि बच्चों में जो बच्चों को बुखार से फिट्स आते हैं जी, और कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं बेनाइन एपिलेप्सीज ऑफ चाइल्डहुड, उसका इलाज करने के बाद 12-13 साल, और बुखार वाले बच्चों के जो बुखार के फिट्स होते हैं वो 5 साल के बाद हम इनको मुकम्मल तौर पे दवा निकाल देते हैं। जी। और ऐसे ही कुछ बेनाइन एपिलेप्सीज ऑफ चाइल्डहुड है, उनको 12-13 साल की उम्र में निकाल देते हैं और फिर वो इंशाल्लाह कभी उनको दौरे नहीं आएंगे। जी। तरीक़े इलाज, यानी इसमें क्या दवाओं से इलाज होता है या वे ऑफ ट्रीटमेंट के ऑपरेशन के ज़रिए होता है? किस तरीक़े से समझिए कि इलाज होता है? मुख्तलिफ है इसके। अब आजकल तो इस वक्त जो है काफ़ी इसके ये निकले, मगर ज़्यादातर जी। दवाओं से ही होता है। सर्जरी से भी हो रहा है आजकल, मगर सर्जरी के लिए कुछ ख़ास जो है एपिलेप्सीज में ही ख़ास जो है इसमें किया जा सकता है, हर एक में नहीं होता है। जैसे समझिए कि ब्रेन में, दिमाग में समझिए कोई गड्ढा सा है, ट्यूमर है, या कोई चीज़ बढ़ रही है, या फिर मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस बोल के हम एक किस्म की इसको कहते हैं, वो वहाँ पर अगर जो है कुछ हिस्सा दिमाग का ख़राब हो गया है, या बनावट के वक्त, बनते वक्त भी कुछ उसमें डिफेक्ट्स आ गए हैं, मालफॉर्मेशंस बोलते हैं हम, डिफेक्ट्स बोलते हैं, तो उसको निकालने से फिर जो है ये दौरे हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। जी।
एक और बात यह है कि जिसकी जो समझिए कि अगर किसी मरीज़ को शुरुआत हो रही है जी। तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो इब्तदाई मरहले में ही समझिए कि डॉक्टर से रुजू करे और मर्ज़ को समझिए कि पहचान लिया जाए। जी, इसमें यही एक वो समझिए कि बदबख्ती है, समझिए ही है बड़ा ये है कि ये पहले बताता नहीं है कि फिट्स आने से पहले। अक्सर लोगों को एक दफ़े बेहोश होने के बाद ही पता चलता कि फिट है। कुछ लोगों को सर में चक्कर, सर दर्द, उल्टी या दो दो दिखाई देना, या फिर जो है हाथ पैर जो है एक तरफ कमज़ोर होते हुए जो है, ये कुछ अलामतें हैं, मगर उमूमन एक ही दफ़े बेहोश होके गिर जाते हैं और फिट्स आ जाते हैं। उसमें पहले से बहुत कम लोगों को पता चलता, बहुत एक 10-15%। जी। एक और चीज़ ये है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि हाथ एक जिस्म का एक तरफ का हिस्सा कमज़ोर हो रहा है, पैरालिसिस अटैक भी समझिए कि इसी किस्म का अटैक होता है, तो क्या दोनों में किस किस्म का समझिए कि रब्त है? पैरालिसिस जिन लोगों को होता है, मैंने सब बड़े लोगों को, आजकल तो खैर 40-50 के बाद भी होता है, तो पैरालिसिस जब होता है तो इसका मतलब ये है कि दिमाग के एक हिस्से में खून की रसाई ठीक नहीं है, बिल्कुल। उसकी वजह से पैरालिसिस होता है और उसी वजह से फिर फिट्स भी आ सकते हैं। तो ये दोनों का जो है यहाँ पर एक किस्म का समझिए रिश्ता है। जी। जिन लोगों को हम उसको सीवीए कहते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जी। उसमें होता ये है कि हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं या गिर जाते हैं, पैरालिसिस, लखवा जिसको कहते हैं, उसके बाद फिट्स भी आ सकते हैं। जी। ये जो मिर्गी का दौरा है, एपिलेप्सी है, इसमें जो दौरों के दौरान मतलब कितनी मुद्दत के बाद दौरे आ सकते हैं? कि एक अगर मिसाल के तौर पर किसी को समझिए कि इस मर्ज़ का आगाज़ हो गया है तो उसको दूसरी मरतबा चांसेस कितने होते हैं, या फिर दौरान इलाज भी समझिए कि कितने वक्फे से, क्या ये रोज़ाना भी हो सकता है या फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद इस तरीके का? हाँ, इसका कोई बता नहीं सकते हैं कि कब आएगा दूसरा फिट, मगर क्या है कि आपकी लाइफ स्टाइल पे बहुत मुनहसर है। जी। और जो किस्म की एपिलेप्सी या दौरे हैं, 40 किस्में हैं तकरीबन। अच्छा। हाँ, तो उसमें कौन से किस्म की है वो तशखीस देना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ किस्मों में बहुत जल्दी आएंगे, बाज़ ऐसे किस्में हैं जिनमें 6 महीने में एक बार, साल में एक बार भी आता है। जी। और कुछ किस्में ऐसे हैं कि जिसको जो है एक दिन में समझिए 6 बार भी आ जाता है। जी। और अगर एक फिट दूसरे फिट के बीच में अगर समझिए वक्फा ज़्यादा नहीं है, मुसलसिल आ रहे हैं, 5-5 मिनट के बाद आते चले जा रहे हैं, तो फिर वो इमरजेंसी है। जी। ऐसी सूरत में कि समझिए कि आपने कहा कि बहुत जल्द एक के बाद दूसरा दौरा पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, या फिर इमरजेंसी से पहले इब्तदाई फर्स्ट एड ऐसे पेशेंट के लिए क्या हो सकता है? जी, फर्स्ट एड ये है कि ऐसे पेशेंट्स को जो है हाथ में कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए, मुंह में कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। अक्सर लोगों का ये समझते हैं कि हाथ में देने से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, या मुंह में इसलिए देते हैं कि ज़बान खतरे ना जाए। हमने देखा है कि हाथ में कुछ कीज, चाबियां वगैरह दी जाती हैं और उसको पकड़ने से और फिर प्यास सुंघाते हैं, चप्पल की ये ला के सुंघाते हैं। वो जो है वो कुछ भी उससे फ़ायदा होने का ये नहीं रहता है, सिर्फ समझिए कि 1-2 सेकेंड पहले ख़त्म हो जाता रिफ्लेक्सली। मगर जो है वही मैं जैसे बता रहा था, हाथ में कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए, मुंह में कोई चीज़ रखेंगे तो अगर फिट्स के दौरान नीचे उतर सकता और एक दफ़े एक ही सेकेंड में वो शख्स हलाक हो सकता, ख़त्म हो सकता। वो नहीं करना चाहिए। अगर जगह ठीक नहीं है तो उसको उठा के सही जगह रख दें और उसको एक तरफ करवट दे देनी चाहिए, एक तरफ करवट, या इधर के लेफ्ट साइड या दाएं या बाएं। और जो है ये देखना होता है कि इसको ये शख्स को सांस सही चल रही है या सांस रुक गई है। ठीक है। कई ऐसे फिट्स हैं बच्चों में और बड़ों में कि जिसमें सांस रुक जाती है, जी, वो खतरनाक हो जाता है। तो उनकी जो है सांस पे नजर तवज्जो करनी चाहिए। अगर सांस जो है बिल्कुल रुक गई है तो बाजू की तरफ एक चुनटी देने से वो फिर से जो है वो आ जाती है। और अगर इसके बावजूद नहीं हो रहा है तो फिर होंठ पे होंठ रख के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जी। बड़ी अहम बात आपने कही कि सबसे पहले कि मरीज़ को ऐसे मौके पर जब उससे दौरा पड़े तो उसकी सांस की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि लेकिन उससे पहले आपने कहा कि उसे करवट लिटा दिया जाए, करवट देनी चाहिए इधर या उधर। उसकी सांस उस वक्त चल रही है नहीं चल रही है, उसकी ब्रीथिंग उसका क्या हाल है, उस पर तवज्जो देने की समझिए ज़रूरत है। और हाथ पैर नहीं पकड़ने चाहिए, अक्सर लोग हाथ पैर पकड़ लेते हैं जी, उससे बाद में बहुत दर्द होता है। जी। एक और चीज़ ये है कि आमतौर पर देखा जाता है कि आदमी समझिए कि अगर
खड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में समझिए कि वो उसके गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी। और गिरने से चोट लग सकती है। जी, तो बिल्कुल। अस खुद वो समझिए कि अगर उसको ऐसा महसूस हुआ, क्या उसे खुद पेशेंट को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे दौरा पड़ रहा है और वो कुछ समझिए कि वो खुद अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले सकता है? जी, नए नए जो है यूके में इसके बारे में गैडजेट्स निकले हैं, जैसे घड़ी है जी और बिस्तर पे हैं तो उसका जो है आपको बांध के कोई चीज़ रख देते हैं, और आपके पॉकेट में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे निकले हैं जिससे आपके जिस्म के जो है बीपी, पल्स जी और काफ़ी चीज़ ब्रेन में जो हरकतें हैं उसका भी एक अंदाज़ा होके एक अलार्म आपको बच जाता है। जी तो वो आदमी लेट जाता है। जी, यानी उसे क़ब्ल अज़ वक्त समझिए कि पता चल जाता है, अलार्मिंग सिस्टम के ज़रिए से बिल्कुल। पता चल जाता है, जिसकी वजह से समझिए कि वो खुद अपनी तरफ से बिल्कुल। प्रिकॉशन ले सकता है। ऐसे जो समझिए कि डॉक्टर साहब मरीज़ हैं जो मिर्गी के दौरे से मुतासिर हैं और उनका इलाज चल रहा हो, क्या ये लोग समझिए कि अपनी रूटीन लाइफ जैसा कि जॉब पर उनका करना है या अगर स्टूडेंट हैं तो तालीम हासिल करना है, तो समझिए कि अपनी जो रूटीन लाइफ है उसे कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर उनको हॉल्ट लेकर घर में आराम करना ज़्यादा बहुत मुनासिब? अच्छा सवाल आपने किया, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे अहम चीज़ यही होती है कि दौरे रुकना एक शर्त नहीं है। बिल्कुल। दौरों के बाद आदमी अपनी वो ज़िंदगी पे चला जाए जो नॉर्मल आदमी करता है, दूसरा आदमी शख्स करता है, तो हमारी तवज्जो भी उधर ही होती है कि ये बच्चा अगर स्कूल में नहीं पढ़ रहा है या निकाल दिया गया है इसको, तो ये वापस स्कूल जाए। जी और होता है, फिट्स रुकने के बाद जाता है, बच्चा जा सकता है। जिनको जॉब नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी मिल सकती है। जिनकी शादियां नहीं हुई वो शादियां हो सकती हैं। बहरहाल यही जो है हदफ होता है हमारे पास कि सिर्फ फिट्स रुकना ही शर्त नहीं, बिल्कुल। ये वापस अपने स्कूल जाएं और जॉब पे नौकरी करें और जो है इनकी शादियां हों, ये हमारा जो है हदफ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा आपको यहाँ के काफ़ी केसेस में हमने इसमें सक्सेस हमको हासिल हुआ है। जी, ये बड़ी अहम बात है कि लोग मायूस ना हों और समझिए कि मायूस आमतौर पर ख़ास तौर पर इस मर्ज़ के बारे में लोगों का ये कहना है कि इसमें इलाज नहीं है, लेकिन आज जैसा कि डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज़ साहब जो इस मर्ज़ के इलाज के लिए एक काबिल और माहिर डॉक्टर हैं, और जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क कई लोगों का आपने इलाज किया और अल्लाह के शुक्र है कि लोगों को इससे शिफा भी मिली है। एक और सवाल अक्सर भी है कि अभी जैसा कि हमने गुफ्तगू की कि आदमी समझिए कि इसके इलाज के बाद वो जॉब कर सकता है, अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। क्या वो समझिए कि अकेले तनहा भी ऐसे शख्स रह सकता है या उसके साथ भी कोई किसी की उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, मदद की ज़रूरत नहीं है। जब उसके फिट्स बतौर कामिल समझिए कंट्रोल में है, साल 2 साल गुजर गए हैं, एक बार भी नहीं आए और वो दवा ले रहा है और जो चीज़ें हम बताते हैं उसको लाइफ स्टाइल के वो कर रहा है, तो उसमें कोई किस्म का किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। जी, ऐसा कि आपने कहा कि उस वक्त दो अहम चीज़ें आपने बताई कि ज़्यादा मजबूती के साथ उस मरीज़ को के हाथ पांव जैसे पकड़े जाते हैं वो ना पकड़े जाएं, ताकि समझिए कि उसे बाद में उससे काफ़ी दर्द होता है। और दूसरी बात आपने ये जो कही कि कोई चीज़ हाथ में ना दें, लेकिन बुनियादी तौर पर एहतियातन समझिए, जैसा कि आपने कहा कि करवट तो लिटा दिया जाए, और क्या समझिए कि बुनियादी एहतियात हो सकते हैं फ़र्स्ट एड के तौर पर? फर्स्ट एड के तौर पे ये है कि अगर उसको मार लग गया, पानी पिलाना है, नहीं, पानी नहीं पिलाना, इसलिए कि क्यों उस वक्त फिट्स के दौरान कोई चीज़ नहीं आप देना, वरना वो सीधा जो है लंग्स में चले जाएगी और वो वहाँ का वहीं एकदम हलाक हो जाएगा। कोई चीज़ नहीं देना है। हाँ, ये है कि उसको अगर मार लगा है जी, जैसे बाज़ लोग जो है गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि फिट्स आ जाते हैं और वो समझे सामने किसी को टक्कर हो जाती है किसी से, तो बहुत शिद्दत से ये हो गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी खून, या फिर ऊपर से गिर गए हैं या सीढ़ियों से गिर गए हैं और मार लगे हैं, बहुत ज़्यादा खून रेजी हो रही है, तो फिर इनको फर्स्ट एड ये है कि वहाँ जहाँ से खून ये हो रहा है वहाँ पे बैंडेज वैंडेज करें और फिर जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। जी, आम तौर पर ये भी देखा जाता है कि जैसा कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो अपने पास कुछ दवाएं साथ रखता है कि अगर समझिए कि उसे दिल का दौरा पड़ जाए तो कोई चंद दवाएं ऐसी हैं जिसको ज़बान पर रखने से किसी समझिए कि कुछ वक्त उसे मिल सकता है ताकि वो अस्पताल पहुंच जाए। क्या यहाँ पर भी इस किस्म, जैसा कि आपने कहा कि पानी या कोई चीज़ उसके मुंह में नहीं दी जा सकती, दवाएं क्या हो सकती हैं कि वो अपने पास रखे ऐसे वक्त में? हाँ, इमरजेंसी की दवाएं हम देते हैं उनको, मगर वही लोग ले सकते हैं जिनको एक 10 मिनट 15 मिनट पहले कुछ पता चल जाए कि जो है वो फिट्स आ रहे हैं, वरना जो है अक्सर लोगों में ये मोहलत भी नहीं मिलती है, एक ही दफ़े गिर जाते हैं
वरना कुछ लोग हैं हम जानते हैं जैसे 10% 15% उनके लिए हम देते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि अब आने वाला है, तब वो इमरजेंसी दवा ले सकते हैं। हार्ट के केसेस में ऐसा होता है कि होश में रहते हैं तो ये बेहोश हो जाएंगे एक दफ़े, तो फिर सवाल नहीं पैदा होता। बिल्कुल। एक और चीज़ ये है कि ये जो बेहोशी का समझिए कि दौरानिया है, ड्यूरेशन है, ये कितना होता है आमतौर पे? क्या इसी से मर्ज़ की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई शख्स फ़ौरी समझिए कि हम देखते हैं कि बाज़ मरतबा 2-3 एक आध मिनट में या फिर आधे मिनट में कोई शख्स दोबारा से उठकर जो है बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें कई ये है किस्में, 1 सेकंड भी होता है जी, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, आधा 3 मिनट, 2 मिनट। बाज़ ऐसे भी हैं बच्चे जो घूरते रहते हैं आधे घंटे तक, वो भी फिट है। अच्छा। और अगर मैंने जैसे बताया 5 मिनट से अगर बढ़ जाए तो फिर वो इमरजेंसी है। जी। एक और अहम बात डॉक्टर साहब आपने कही कि नाज़रीन के लिए कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा का दौरानिया अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर ये इमरजेंसी केस हो सकता है। बहरहाल डॉक्टर से रुजू करने की इन तमाम मराहिल में सख्त ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द मरीज़ का इलाज किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज साहब मौजूद हैं और जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं मर्ज़ मिर्गी के मुतालिक कि किस तरीके से एहतियात बरता जा सकता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त तो चला एक मुख्तसर वक्फे का, ब्रेक का। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज साहब जो कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं। मर्ज़ मिर्गी एपिलेप्सी से मुतालिक हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी तफसील से हमने वक्फे में जाने से कबल गुफ्तगू की कि किस तरीक़े से एहतियाती तदाबीर समझिए कि इख्तियार की जा सकती हैं और किस तरीक़े से समझिए कि इसका इलाज मुमकिन है। सबसे पहले तो हमको बता दें कि इसका मुकम्मल इलाज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मुमकिन है, और ये गलतफ़हमी अब सबसे पहले अपने जहन से निकालनी होगी कि इस मर्ज़ का इलाज नहीं है और फिर ये हमेशा का समझिए कि मर्ज़ है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहैसियत डॉक्टर किसी मरीज़ का इलाज करते वक्त आपको समझिए कि किस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आती हैं कि मरीज़ को मुकम्मल इलाज तक क्या वो आपके पास किस तरीके से अप्रोच करें? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर जो है हम जो ये दुश्वारी हमको ये होती है कि लोग आते हैं और जो है अगर हम उनको कहते हैं कि भाई आपको दौरे हैं जी, मिर्गी है या एपिलेप्सी है, कुछ लोग ऐसे हैं वो कबूल तस्लीम करना नहीं चाहते जी, उनके सूरत पे ही दिखाई देता है कि वो लोग उसको नहीं मानेंगे जी, और फिर सवाल पे सवाल करते हैं ये फिट सी हैं डॉक्टर साहब, ये दौरे ही हैं। जी हाँ भाई, ये दौरे। फिर हम देखते हैं कि दूसरी बार वो गायब हो गया। जी, तो हमको पता चलता है कि ये तस्लीम नहीं करना चाहते हैं या उनका एक ईगो, प्रेस्टीज बोलिए या जो भी है, वो हर्ट होता है। जी, वो नहीं मानना चाहते कि हमारे ख़ानदान में हमारे बच्चे को या हम इसको मिर्गी या दौरे, क्योंकि जो सोसाइटी में इसको बुरी बुरी नज़र से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक दुश्वारी, और इलाज भी सही नहीं करते। जी, कुछ दिन इलाज किया फिर दवा छोड़ देते हैं, फिर फिट्स आ जाते हैं पूरी तरीके से, कहीं भी आ जाते हैं, मार लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जॉब से निकाल दिए जाते हैं, या फिर जो है शौहर के सामने आए तो लड़ी झगड़े हो जाते, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। जी, तो ये दुश्वारी हमको आती है। जी। एक और चीज़ कि आजकल लोगों में एक सेल्फ ट्रीटमेंट का भी रुझान है और समझिए कि इस वक्त डॉक्टर गूगल जो है वो सबसे ज़्यादा समझिए कि इस वक्त का एक बड़ा डॉक्टर माना जा रहा है कि ख़ुद लोग जाएं और उसमें सर्च करें कि क्या बीमारी है और मैं कैसे इसका खुद इलाज कर दूं। ये समझिए किस हद तक नुकसानदायक पेशेंट के लिए कि वो डॉक्टर से रिव्यू नहीं कर रहा है, ख़ुद अपना इलाज आप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है गलत अक़ीदों का ये है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो ख़बरस्तान में भी 1 महीना सोए हैं। जी, कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो है कान में बड़े बड़े बालियां डाले हैं, कुछ घुटनों के बल जो है सुबह सुबह बाबाओं के पास गए हैं, कुछ लोग धुआं ये वो भी लिए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जो है उनके सामने मुर्गी या जानवर को काट दिया गया, उनका खून उनके बरहाने इस पर फेंक दिया गया और ये कहा गया कि ये आप ठीक हो जाएगा। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के गलत अक़ीदे इसमें बहुत ज़्यादा है जी, और एक भी सही नहीं है। इसमें मर्ज़ बढ़ जाएगा। जी। बड़ी अहम बात आपने की कि
सेल्फ समझिए कि ट्रीटमेंट और फिर इस तरीके का बदअक़ीदगी भी से हम कह सकते हैं, और ख़ास तौर पर आज के इस तरक्की याफ्ता और समझिए कि टेक्नोलॉजी से लैस दौर में इस तरीके का सोच मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। इस वक्त जब इलाज मौजूद हो और डॉक्टर मौजूद हों तो सबसे पहले हमें इनसे रुजू होते हुए अपनी मर्ज़ का सही तशख़ीस और इलाज की तवज्जो देनी चाहिए। आम तौर पर डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर लड़कियों ख़वातीन में ये देखा जाता है कि मिर्गी से मुतासर अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी में समझिए कि रुकावटें पैदा होती हैं। ये समझिए कि किस किस्म से, किस तरीक़े से इसको दूर किया जा सकता है सोसाइटी में? हाँ, ये काफ़ी बड़ा मसला है। ये अक्सर जो लड़कियां, जवान लड़कियां हैं, उनको अगर दौरे होते हैं या मिर्गी होती है तो उनको क़यामात नहीं आते हैं, या आने के बाद भी कोई ना कोई भटका देते हैं कि भाई इस बच्ची को जो है मिर्गी है, फिर से तो भाग जाते हैं जी। तो ये एक हमारे सोसाइटी में जो है ये एक धब्बा सी बात है। ये कई लड़कियां जो है इसकी वजह से अपने घर में बैठी हैं। हम लोग कई बार एपिलेप्सी वॉक किया, हमने कई बार टीवी पे ये बात को बताया कि ऐसा नहीं है, इलाज होने के बाद मुकम्मल तौर पे वो ठीक हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं और एकदम सेहतमंद हो सकते हैं। बच्चों को भी ज़रूरी नहीं है कि फिट्स आए। जी, मैं इसी सवाल की तरफ आना चाह रहा था कि ये भी लोगों का ख्याल है कि शादी के बाद इस तरीके की अगर कोई ख़ातून है तो वो समझिए कि उसे औलाद नहीं होगी, तो ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात ये है कि क्या ये मर्ज़ मुतादी है, यानी कि अगर ये भी लोगों का ख्याल है कि ऐसे शख्स के करीब रहेंगे, ऐसे शख्स को हाथ लगाएंगे, टच करेंगे तो ये बीमारी हमें भी आ जाएगी, तो क्या ये इसे समझिए कि इस तरह की बात सही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बड़ी हंसने वाली बात है ये। कई मेरे एक दो पेशेंट ऐसे भी आए जी। तो वैसे कुछ नहीं है, हाथ लगाने से ये मर्ज ये नहीं होता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होता है। और बच्चे के जो आप जो सवाल करें कि जिन औरतों को मिर्गी है या दौरे हैं, शादी के बाद उनको बरोबर बच्चे हो सकते हैं और ऐसा नहीं कि हर बच्चे को जो है 10% इम्कान है बस कि ये मोरूसी हो सकता है, जेनेटिक जी 10%, 8 to 10%, 90% नहीं हो। जी, हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज़ साहब को गूगल और याहू जो वेबसाइट्स हैं उसके सर्वे के ज़रिए समझिए कि बेस्ट डॉक्टर टू ट्रीट एपिलेप्सी इन हैदराबाद का भी अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिला है। और आप फ़िलहाल हैदराबाद एपिलेप्सी सेंटर हिमायत नगर हैदराबाद पर एक अपना मुस्तकिल समझिए कि एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितनी तो समझिए कि तादाद में लोग आपसे रोज़ाना रुजू करते हैं ताकि इससे ये अंदाज़ा हो कि ये मर्ज़ समझिए कि हमारे शहर हैदराबाद में या फिर इस वक्त दुनिया भर में किस तेज़ी के साथ फैल रहा है या इसकी रफ्तार क्या है? जी, हमारे पास तकरीबन एवरेज 500 लोग हर महीना अच्छा आते हैं, एवरेज बता, बल्कि कभी बढ़ के भी आते हैं बाज़। और ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे समझिए आप हिंदुस्तान से आते हैं जी। गोवा है, कश्मीर है, आपकी उड़ीसा है, जमशेदपुर है, पूरे आंध्रा, सब जगह से और बाहर के मुल्कों से भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये हैं पेशेंट तो। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे पास जो है जैसे किताबों में 85% इसका रिज़ल्ट लिखा हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारा 95 के ऊपर है रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि 95% आपने जो बात की है कि इसमें इलाज मुमकिन है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम इसे समझिए कह सकते हैं। आम तौर पर डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले जो पेशेंट है वो अपनी फैमिली डॉक्टर से या जो जनरल फिजिशियन से मुकामी तौर पर रुजू करता है। तो ऐसे में एक जनरल फिजिशियन या फिर उसका जो फैमिली डॉक्टर, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि क्या वो खुद इसका इलाज करे या कोई माहिर कंसल्टेंट के पास से रुजू करे? अक्सर लोग यही कर रहे हैं कि पेशेंट को जो है, मरीज़ को 6-6 महीने 2-2 साल अपने पास रख लेते हैं, जबकि ये इसके माहिर नहीं है। इनको चाहिए कि माहिर डॉक्टर के पास रेफ़र कर देनी चाहिए जी। अक्सर उठा जो है, मुझे पता नहीं शायद अब किस वजह से, बहरहाल ये साल भी होता है, 2-2 साल। बाज़ लोग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते मगर कई सालों उनके अपने पास रख लेते हैं, जबकि उनको इसका सही इलाज, सही तशख़ीस नहीं पता है। रेफ़र करना चाहिए। बिल्कुल सही और अहम बात आपने की है कि वो ख़ुद समझिए कि उन पर तजुर्बा करते हैं और उसे मरीज़ को तजुर्बागाह बना दिया जाता है, जबकि इस समझिए कि इस दौर में जबकि इसके माहिरीन मौजूद हों तो सबसे पहले माहिरीन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उनसे रुजू होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द
का जो मर्ज़ है उसकी तशख़ीस भी हो सके और फिर उसके इलाज के लिए भी डॉक्टर को भी सहूलत हो और ख़ुद मरीज़ को भी सहूलत हो। एक और मरतबा आपसे डॉक्टर साहब भी जानना चाहेंगे कि हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि लोगों में यही समझिए कि जहन में बैठा हुआ है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन आपने कहा कि इलाज इसका अगर बर वक्त किया जाए तो मौजूद है इलाज, और जैसा कि आपने कहा कि 95% तक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी के चांसेस हैं। तो किस तरीके से बता दो कि हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो 10-10 साल से एक बार भी फिट नहीं है जी, और हर भूल भी गए हैं वो लोग जी, बस दवा ले लेते हैं सही वक्त पे और अपने जो हम चीज़ें उनको बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसा कर, वो फॉलो कर रहे हैं और चला बिल्कुल ही उनको हर चीज़ जिंदगी की हर वो काम जो जी एक समझते नॉर्मल हैं कि अपने नॉर्मल इंसान जैसे वो कर रहे हैं। जी। एक आखिरी बात कि इसमें समझिए कि जो दवाएं हैं या फिर समझिए कि इलाज है, इसका क्या काफ़ी एक्सपेंसिव होता है या फिर एक नॉर्मल एक आम आदमी की रीत से भी समझिए कि मुतामिल वो हो सकता है? कई किस्में हैं इसमें भी, हम देख के मरीज के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं जी कि जिनकी इस्तेताअत जितनी है वैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल नहीं है अफोर्डेबल। अभी तो काफ़ी कंपनीज इसमें आ गई हैं तो कीमतें काफ़ी गिर गई हैं, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी हम गैर ज़रूरी चीज़ों पे बेइंतहा ज़्यादा खर्चे करते हैं जी। और ये अपने ख़ास इसके लिए, जबकि जिससे कंट्रोल होने से आप बेहतरीन ज़िंदगी क्वालिटी लाइफ कर सकते हैं, उस पर 1500 खर्च करना मैं नहीं समझता कोई बड़ी बात। जी। एक और अहम बात डॉक्टर साहब आपने आखिर में कही कि अफोर्डेबल है इसका इलाज, और समझिए कि जब अफोर्डेबल है और समझिए कि अवेलेबल है तो इससे बहरहाल इस किस्म के अगर कोई मरीज़ हैं तो वो फ़ायदा उठाएँ और बहरहाल अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल ज़िंदगी बनाएं। आखिर में डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज़ साहब, एक मरतबा फिर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और मुनसिफ टीवी के नाज़रीन से आपने गुफ्तगू की और उन्हें बेहतरीन मशवरों से नवाजा है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी सेहत का आज यहीं पर अख्ताम होना चाहता है। अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन उद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें मुनसिफ टीवी। खुदा हाफ़िज़।